आजकल हम बहुत सारी वीडियो देखते हैं कि हमारी गाय का या हमारे फार्म का दूध है वो 200 रुपये लीटर जाता है और यहाँ का जो घी है वो 3000 रुपये लीटर जाता है। और हमारे जैसे कुछ युवा हैं उन वीडियो को देख के प्रेरित होते हैं और वो अपना डेयरी फार्म है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन थोड़े दिन के बाद उन्हें पता लगता है कि यार इतना मुनाफा तो नहीं है, या फिर जितनी कम मेहनत सोच के वो चलते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेहनत होती है। और ऐसे के अंदर वो घबरा करके अपना डेयरी फार्म है वो बंद कर देते हैं और उनको एक बहुत ही मोटा नुकसान हो जाता है। तो वो कौन कौन से काम हैं जो उन किसान साथियों को, उन युवा साथियों को नहीं करने चाहिए, और कौन से काम हैं जो उनको करने चाहिए जिससे कि उनका डेयरी फार्म है वो अच्छा चले और वो एक अच्छा प्रॉफिट लेकर के चलें। और जो गोल्स उन्होंने सेट कर रखे हैं कि इतना बड़ा डेयरी फार्म करना है या इस तरह से गऊओं की सेवा करनी है, वो सारे के सारे गोल्स उनके पूरे हो सकें। आज हम एक ऐसे डेयरी फार्म में खड़े हैं जिसको बहुत ही कम पैसे खर्च करके तैयार किया हुआ है और इस डेयरी फार्म को वो पिछले 4 से 5 साल से रन कर रहे हैं। तो इनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इस लाइन के अंदर। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये गुड़गांव और दिल्ली जैसे शहर के आसपास में है, तो यहाँ पे लेबर मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे के अंदर वो क्या क्या तरीके अपनाते हैं कि उनका इतना अच्छा डेयरी फार्म चला हुआ है और काफ़ी टाइम से वो प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं। इससे संबंधित A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। आज की वीडियो में सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि अपने डेयरी फार्म को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए। तो बहन जी, एक छोटे से परिचय के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बता दो अपने बारे में थोड़ा सा। नमस्कार जी। मेरा नाम नीर आर्या है। मैं अपना देसी गोपालन पहले मैंने बापरोला गांव से स्टार्ट किया था और वहां पर हमने अपनी जो जमीन थी वो खुद की नहीं थी, हमने किराए पर वो शेड लिया था और वहां से स्टार्टिंग की थी। जब आपने शुरुआत में इस गौशाला की, इस डेयरी फार्म की शुरुआत की थी, तो शुरुआत में कितनी गाय ली थी या कितने बछड़े या बछड़ियां ली थी? सबसे पहले तो मैं CCBF सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म जो सूरतगढ़ है वहां से हम 17 थारपारकर नस्ल की गाय लेके आए थे और वहीं से मैंने इसकी स्टार्टिंग की थी। अगर एक गाय की एवरेजन प्राइस की बात करें तो कितने रुपए वहां से पड़ी थी? वहां से उस समय तो ये था कि ज्यादा कंपटीशन नहीं था, तो 50,000 के आसपास ही हमारी सारी गाय थी। और वो जो फैसला था आपका कि वहां से एक ब्रीडिंग वाली जगह से आपने पशु खरीदे, कि कितना सही था वो या कितना गलत था? थोड़ा उसका क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। इसमें सबसे पहले तो मैं आप सब भाइयों को ये बताना चाहती हूँ कि जो भी भाई जो देसी गोपालन स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें आप जो ज्यादा पैसा है वो गाय खरीदने में लगाएं, न कि सेट बनाने में या उसके जो यूटिलाइज का जो सामान है उसमें ज्यादा पैसा खर्च करें। गाय आप बढ़िया सिलेक्ट करें। इसके अलावा अगर आपको बढ़िया गाय, ब्रीड की बढ़िया गाय नहीं मिल रही है तो आप छोटे काफ ले सकते हैं, यानी कि उनकी जो बच्चियां फीमेल काफ खरीदें और उसके साथ ही एक छोटा जो बछड़ा है वो खरीद लें और दोनों को ही पालते रहे और फिर धीरे धीरे आपकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप किसी भी नस्ल पे काम कर सकते हैं। वो थारपारकर भी है, गिर भी है, साहिवाल भी है, राठी भी है, कांकरेज भी है। वो जिस भी भारतीय देसी जो नस्ल है वो सारी की सारी बेस्ट है। आजकल है ना बहुत ज्यादा ट्रेंड है अपनी जो ये गुजरात वाली है ना गिर गाय, उसका। तो क्या सिर्फ गिर गाय के पीछे भागना ठीक रहेगा या फिर इसके अलावा और भी जो दूसरी नस्लें हैं उनमें से कौन सी बेस्ट आपको लगती है या कौन सी पे काम करना चाहिए? नहीं, मेरा तो ये मानना है भाई, जो जिस क्षेत्र की गाय है वो उस क्षेत्र के लिए सबसे बेस्ट है। अब जो हरियाणा में जो रहते हैं उनके लिए हरियाणा गाय जो बेस्ट, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो उस वातावरण के अनुसार ही पैदा की है। जब प्रकृति ने उसको पैदा किया है वहां उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए हरियाणवी गाय सबसे बेस्ट है। राजस्थान के लिए थारपारकर बेस्ट है और जो पंजाब है वहां साहिवाल बेस्ट है, गुजरात में गिर बेस्ट है, कांकरेज जो हमारा राजस्थान का कुछ जो एरिया है वहां के लिए कांकरेज नस्ल बेस्ट है। और मेरा जो क्षेत्र है वो दिल्ली और हरियाणा के बीच में है, सेंटर पॉइंट है। तो मेरे पास लगभग सारे नस्ल की गाय है जिसमें गिर भी है, राजस्थानी में राजस्थान की देखी जाए तो थारपारकर है, कांकरेज है, साहिवाल है और राठी ब्रीड है। और सब सारी ब्रीड मुझे अच्छी है, सभी प्रिय हैं मेरे को तो। चलो, लोकेशन क्या रखनी चाहिए? बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि शहर से दूर या अपने गांव में स्टार्ट कर लेते हैं। तो लोकेशन के बारे में बताओ कि डेयरी फार्म शहर के अंदर होना चाहिए, दूर होना चाहिए, शहर के नजदीक होना चाहिए? जहां भी आप डेयरी फार्म्स की जो लोकेशन सिलेक्ट करें उसमें सबसे पहले आप ये देखें कि उसके पास चारागाह कितना है, क्योंकि जो भारतीय जो देशी गाय है ना वो बिना चारागाह के सरवाइव नहीं कर पाती। जब हम इस देसी गोवंश को खूंटे से बांध देते हैं तो वो टाइम पर ना तो नई होती है, ना वो कंसीव कर पाती है, ना ही वो समय से उसकी डिलीवरी हो पाती है। और दूसरी बात यह है कि वो उतना दूध भी नहीं दे पाती है। जो जो भारतीय देसी गोवंश है वो वात्सल्य से भरी हुई होती है। उससे हम जितना प्रेम करेंगे वो जितनी खुली रहेगी, जितना ज्यादा चलेगी,
उतनी ही ज्यादा वो खुश रहेगी, उतना ही ज्यादा वो दूध देगी। जैसे आप ये कांग्रेस नस्ल की गाय देखते हैं, आप देख लो वो कम से कम भी एक दिन में 8 से 10 किलोमीटर चलती है, तो उतना ही ज्यादा दूध देती है। अब इससे पहले जब मैंने ये दिल्ली में कर रखा था तो वहां पर मेरे पास चारागाह की कमी थी, और उस समय जो मेरी गायों का जो दूध का प्रोडक्शन था वो कम था। अब इनका प्रोडक्शन यहाँ आने के बाद दूध का बढ़ गया है, क्योंकि मेरे आसपास ये फर्रुखनगर केएमपी है, तो केएमपी पे ये जो मेरी सारी गायें हैं वो चरने के लिए जाती हैं, गोचर भूमि में चर के आती हैं, और ये खुश रहते हैं। हमें इसको खुट्टे से कभी नहीं बांधते हैं। इवन आधे घंटे के लिए जब हम दूध निकालते हैं तो हम अपनी इन गायों को बांधते हैं, अदरवाइज ये 24 घंटे खुली रहती हैं। चलो, एक तो ये चीज निकल के आई है सामने की, एक तो लोकेशन ध्यान रखनी चाहिए, है ना। जी शहर के आसपास होगी तो उनको दूध मार्केट में पहुंचाने में भी आसानी होगी। इसके बस अलावा उसमें ये फायदा कि मार्केट में दूध आसानी से भेजा जा सकता है। बस हमें जो देखना है, और जो भाई जो दूर बैठे हैं और ये देखते हैं कि वो वहां पर वो इतने रुपए लीटर दूध बेच रहा है, उसके साथ साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। जैसे मान लो अब आप जो मेरे से काफी दूर है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की दूरी पर है, वो सोचते हैं कि हमारा दूध इतने रुपए लीटर नहीं बिक रहा है, तो उसमें उतने ही हमारे यहाँ पर खर्चे बढ़ जाते हैं। कि एक तो ये जो जगह है वो करोड़ों में है, लाखों में नहीं है। दूसरा जो व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल दे रखे हैं, जैसे मैंने जो डिलीवरी बॉय है उनको 1-1 लाख रुपए उनकी कॉस्ट है, वो भी उसी में से निकालना होता है। डिलीवरी बॉय है 12-12 हजार रुपए में 3 डिलीवरी बॉय हैं। फिर उनके ऊपर तीसरा जो पॉइंट है वो बोतल का होता है। यहाँ पर कोई भी जो दूध शहरों में कोई भी दूध जो लेता है वो थैली में दूध नहीं लेता, ग्लास बोतल में दूध लेता है। ग्लास बोतल की टूट फूट का सबसे ज्यादा वो रहता है। इसके अलावा जो बैग होते हैं वो हर 2 महीने में बैग फट जाता है उनका। और इसके अलावा उनको जो रोड पर बहुत सारी अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। यानी कि शहर के नजदीक रहेंगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, जितने शहर के नजदीक रहेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। बल्कि इससे अच्छा तो आप शहर से थोड़ा सा दूर करें, जहां पर चरागाह हो, जहां गाय खुश रहे और उतना प्रोडक्शन ज्यादा देगी। आप उस दूध का उसके बाय प्रोडक्ट बना सकते हैं। मान लो आप दूध नहीं सेल कर पा रहे हैं, तो उससे आप मक्खन बनाए, घी बनाए, दही बनाए, और अदर मिठाइयाँ बना सकते हैं। तो आप इसके बाय प्रोडक्ट पर भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल। आपने जैसे सिर्फ आप दूध और घी सेल करते हो, जी इसके अलावा कुछ आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बनाते हो। जी। आपने अभी तक मिठाइयों पे या फिर इस तरह की चीजों पे काम नहीं किया, इसका क्या कारण है? अब इसका एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरा जो है वो दिल्ली और गुड़गांव के बीच में है, तो मेरा दूध मैक्सिमम सेल हो जाता है। ओके। अब इसके बाद जब दूध बचेगा नहीं तो मैं मिठाइयों का काम कैसे स्टार्ट सही करूंगी। सही बात है। जिनका दूध वगैरह सेल नहीं हो पाता है ना, तो वो अपनी प्रोसेसिंग कर हाँ, सकते वो हैं जो ना। दूर रहते हैं, जो शहर से दूर हैं, वो इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा ये कि इन फ्यूचर हो सकता है हम और कहीं आगे शिफ्ट करेंगे तब इस पे भी काम करेंगे। बहुत सारे साथी है ना, उनका एक ही माइंड में रहता है, बड़ा सा एक शेड तैयार करते हैं, हम्म। 50-60 या 100 पशु 200 पशु एक साथ लेके आते हैं, बढ़िया ब्रीड वाली लेके आते हैं और फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो इस सोच के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, क्या सुधार उनको करना चाहिए? मैं उन सब भाइयों को यही कहूंगी कि आप सबसे पहले तो आप किसी गौशाला में या फार्म पर विजिट करें, वहां पर जाकर सारा काम खुद सीखें। और इसके बाद ज्यादा पैसा अपने जो ये स्ट्रक्चर होता है उस पर न लगाकर अपनी गायों की जो खरीद होती है उस पर लगाएं। यानी कि उन पैसों में आप गाय बढ़िया से बढ़िया खरीदें, बढ़िया नंदी खरीदें। जब नंदी बढ़िया होगा तो जो आने वाले जो बच्चे हैं, चाहे वो फीमेल काफ हो या मेल काफ हो, वो दोनों ही बढ़िया होंगे और और अच्छी ब्रीड तैयार कर सकते हैं। और जो ये डेयरी फार्म होता है, हम्म। इसमें रिजल्ट्स कितने दिन के बाद मिलते हैं? जैसे कोई भी बिजनेस हम चलाते हैं, कोई भी दुकान अपनी खोलते हैं, तो यही बोला जाता है कि 2 से 3 साल उसमें लग जाते हैं। तो ये डेयरी फार्म कैसी चीज़ है? क्या इसमें 6 महीने में रिजल्ट हमें पता लग जाते हैं या उसी महीने पता लग जाती है? क्योंकि बहुत सारी वीडियोज हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि आज गाय लेके आए, आज भैंस लेके आए और आज से वो प्रॉफिट देना स्टार्ट करती है। तो बहुत सारे लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाते हैं और वो एक ही महीने में वो बौखला जाते हैं कि भी फायदा तो हुआ ही नहीं हमारा, या फिर जितना बताया गया था उतना नहीं हुआ। तो कितना टाइम लेके चलना चाहिए कि नए फार्मर को? सबसे पहले मैं उन भाइयों को ये कहना चाहूंगी कि उनके अंदर पेशेंस होना चाहिए, कि इस फील्ड में कम से कम 3 साल तो लगते ही लगते हैं। कि हम जो गाय लेकर आए हैं और मान लो उसके साथ जो बछी आई है वो अच्छी ब्रीड की नहीं है, तो हम जो नंदी लेके आएंगे फिर उससे उसको क्रॉस कराएंगे, तो जो बछिया आएगी वो जब अपने मिल्क में आएगी तो उसमें कम से कम 3 से 3.5 वर्ष का समय लग जाता है। यानी कि सही रिजल्ट 1-2 महीने में या 1 साल में नहीं आएंगे, 3 से 4 साल का टाइम है वो बिल्कुल, लग सकता इतना है। तो लगना ही है। वही इसमें आए जिनके पास पेशेंस है, जिन बंदों के पास। और एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा, कोई भी बिजनेस होता है ना,
उसका एक प्रॉफिट की एक लिमिट होती है भाई। 1 लाख रुपए लगा दिए तो 20 से 30% प्रॉफिट होगा, 50% प्रॉफिट होगा। तो कितने परसेंट तक प्रॉफिट मिलने के चांस होते हैं? मान लो एक गाय हमने 1 लाख रुपए की खरीदी, तो कितना प्रॉफिट हमें दे के जा सकती है 1 साल का? अगर उसका दूध बेचा जाए, उसका जो गोबर हमें प्राप्त होगा उसको खाद के रूप में बेचा जाए, तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे बताओ कि 1 लाख रुपए पे कितना प्रॉफिट मिल जाता है। सबसे पहले मैं इसमें आपको यही बताना चाहूंगी, इसमें वही बहन भाई आए जिन जो आत्म संतुष्टि चाहते हैं, क्योंकि ये ज्यादा प्रॉफिट का वो नहीं है। और अगर इसको आप सस्टेन भी करना चाहते हैं तो सस्टेनेबल के लिए भी आपको इसके पंचगव्य पर काम करना पड़ेगा, तब ये सस्टेन हो सकती है। प्रॉफिट तो आप भूल ही जाएं, अकॉर्डिंग टू मी। यानी कि इसका जो गोमूत्र है उसको भी हमें सेल करना पड़ेगा। इसका गोबर जो गौमूत्र, प्राप्त हाँ, होता है उसको भी, मान लो घी हम तैयार करते हैं तो लस्सी को भी सेल करना पड़ेगा, घी को भी, दूध को भी। तभी इस चीज को हम प्रॉफिट में लेके जा सकते हैं। अगर सिर्फ दूध पे काम करेंगे तो बस गुजारा ही चलेगा। अगर आप केवल दूध पर काम करेंगे तो कभी भी देसी गोपालन सस्टेन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ हमें इसके पंचगव्य पर काम करना पड़ेगा, जिसमें 3 तो देसी गौ माता हमें डायरेक्ट देती है और 2 इनडायरेक्ट होते हैं। तो जब हम इन 5 पर काम करेंगे तब हम गौशाला को सस्टेन कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे है ना, हम अक्सर देखते रहते हैं कि अमेरिका से आई लड़की और यहाँ पे करोड़ों रुपए का उसने डेयरी फार्म शुरू कर दिया, और अपनी 5 लाख रुपए की जॉब छोड़ करके अपना काम स्टार्ट किया, डेयरी फार्मिंग की। उसके अंदर कितनी सच्चाई है? आपने भी जैसे बताया कि आप टीचिंग करते थे, आपने भी जॉब छोड़ करके ये काम स्टार्ट किया है, तो ये कितना प्रॉफिटेबल रहा? और इस तरह के जो वीडियो हम देखते हैं उनकी क्या सच्चाई है? उनके जो पर्दे के पीछे की जो सच्चाई है ना, उसके ऊपर भी थोड़ा बताओ जी। देखो भैया, मैंने जो स्टार्टिंग की थी वो ये था कि 2017 में एक डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई थी कि अगर भारतीय जो लोग हैं वो 2025 तक भारतीय लोग अगर 2025 तक A1 दूध से A2 की तरफ डाइवर्ट नहीं हुए तो 87% लोग कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट थी। जब ये रिपोर्ट मैंने बच्चों को मेंशन कराई थी, उसी समय मेरे माइंड में ये एक पॉइंट क्लिक कर गया था कि A2 मिल्क होता कौन सा है। और जब मैंने इसकी गहराई पर गई तो मुझे पता चला A2 मिल्क होता है जो हमारी भारतीय देसी गोवंश जिनके ऊपर भारी कुकुंद होता है वो जो दूध देती है वो A2 मिल्क होता है। जैसे अभी आपने मेरे से पूछा कि बहन जी इसमें सोशल मीडिया पर एक पॉइंट चल रहा है कि करोड़ों का फायदा है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई इसमें करोड़ों का फायदा पैसे के उसमें नहीं है, लेकिन संतुष्टि अगर देखी जाए, आत्म संतुष्टि देखी जाए तो करोड़ों का नहीं, इसमें अरबों का फायदा है। इससे जो व्यक्ति होता है उसकी हेल्थ के जो बेनिफिट होते हैं, उसकी जो एज बढ़ जाती है, वो जो खुश रहता है, वो एक सबसे मेन पॉइंट है। मैं तो आपको यही कहूंगी, ये जो एक बिजनेस है या एक जो वो है, ये 24x7 का वो है कि यानी कि 24 घंटे 7 दिन इसमें लगे रहना होता है व्यक्ति को। उसकी कोई छुट्टी नहीं होती। जो फौजी होते हैं, वो फौजी भाई होते हैं, उनकी भी साल में 1 महीने की छुट्टी हो जाती है, लेकिन इसमें कोई छुट्टी नहीं है। जो बंदा ये काम करता है वो पूरे समाज से कट जाता है, क्योंकि उसका ध्यान केवल और केवल अपनी गाय में रहता है। आज ये गाय नहीं होगी, आज ये गाय बीमार है, इस गाय की डिलीवरी होनी है, यानी कि उसको 24 घंटे इसी काम में लगे रहना होता है। यानी कि जो साथी ये सोचते हैं कि वो अपनी जॉब करते हुए इस काम को कर लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो बंदे ये सोचते हैं कि मैं सीसीटीवी लगा के अपने घर बैठ के इसको देख के इसको चला लूंगा, यानी कि मेरी जो गौ सेवक है वो इसको कर देंगे, ये इम्पॉसिबल है। उसके साथ लेबर के सहारे हम इस चीज को नहीं कर सकते। नहीं, लेबर के आपको अपनी गाय के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी आप इस काम को लगातार चला सकते हैं। अदरवाइज तो ये 2 से 3 साल में ही बंद हो जाता है। हमारा इतना लंबे समय चलने का एक सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि मैं, मेरे पति और मेरा जो बेटा है, वो तीनों ही मिलकर हम इस कार्य को कर लेते हैं। कई बार ऐसा समय भी आता है कि जो गौ सेवक होते हैं, जो हमारी गौशाला में रहने वाले हैं, वो कई बार एक साथ छुट्टी लेके चले जाते हैं सारे, तो हमें वो उस समय वो काम अपना स्वयं संभालना पड़ता है। कई बार 1-1 महीने तक हम लगातार ये कार्य करते हैं, तीनों के तीनों मिलकर, तब इस कार्य को लगातार चलाए जा रहे हैं, सस्टेनेबल किया है। तो फिर मेन पॉइंट से ही निकल के आए हैं सामने कि एक तो लेबर की तरह आपको खुद काम करना पड़ेगा, दूसरा केवल और केवल ब्रीड के पीछे ना भाग करके अच्छे दूध वाली अच्छी गाय खरीदनी पड़ेगी, और ब्रीडिंग पे जो उनसे बच्चे प्राप्त होंगे ना, उनके ऊपर हमें काम करना होगा। और दूसरा, सारा पैसा शेड के ऊपर खर्च ना करके अपनी अच्छी गाय के ऊपर काम करना है, अच्छी नस्ल पे काम करना है और अच्छे नंदी लेकर के आने हैं। इसके अलावा केवल दूध के ऊपर काम नहीं करना है, दूध के प्रोडक्ट भी बनाने हैं। इसके अलावा गाय के जो पंचगव्य है ना, उनके ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा, और उनके प्रोडक्ट बना करके हम सेल करेंगे ना, तभी हम इस चीज़ को प्रॉफिट के अंदर लेके जा सकते हैं। और जो साथी ये सोचते हैं ना कि वो अपनी जॉब करते रहेंगे, अपना जो और बिजनेस है वो करते रहेंगे और फिर भी हम इस चीज़ को चला लेंगे,
तो कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ी सी मुश्किल है, मुश्किल क्या ना के बराबर भी है बहन जी के अकॉर्डिंग। ये बाकी जो भारतीय देसी गाय है ना, ये एक ऐसा वो होता है कि इसके साथ जुड़ना पड़ता है। ये वात्सल्य से भरी हुई होती है। जब हम दिन में 2 से 3 बार जब इसके ऊपर हाथ फिराते हैं, तब वो अपनी बीमारी तक हमें बता देती है कि मुझे ये दिक्कत है। मैं जब भी अपनी गायों के पास रहती हूँ, जब हाथ फेरती हूँ, तभी मुझे पता चल जाता है कि ये आज मायूस है, इसने कम खाया है, या इसको क्या दिक्कत है। तो इनके साथ जब आप जुड़ोगे तो इनकी भावनाओं से जुड़ोगे, भावनाओं से जुड़ोगे तो इनके कौन सी बीमारी होगी, कौन सी होने वाली है, ये सब आपको पहले ही आभास हो जाएगा। कई सारे डाउट्स हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वो क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई जानकारी हमसे छूट गई है या फिर कोई भी आपका क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पूरी उसके ऊपर रिसर्च करके एक सटीक जानकारी के साथ आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और दूसरे साथी के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जय जवान जवान जय जय किसान जय किसान। विज्ञान।